किसी ने कितनी सही बात कही है कि जिंदगी के एग्जाम में ना कभी नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम किसी के दिल में इतनी थोड़ी सी भी जगह बना लेंगे ना तो समझिए हम पास हो गए। तो नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा एक बार फिर आपके सामने। तो बात हो रही है जिंदगी के एग्जाम की, यानी इमोशनली आप कह सकते हैं कि इमोशन से संबंधित कुछ बातचीत। बहुत सारी चीजें हैं आजकल, एक से एक हम कहानियों में पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन कौन कितना उसको समझता है, कितना अप्लाई करता है। तो कई बार मैंने स्टोरी टाइम में अपनी कहानी, अपनी लिखी हुई कहानी या किसी और की लिखी हुई कहानियों को बताया। तो किसी न किसी का, हर कहानी का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है जरूरी। तो अभी आज बैठे बैठे ना मुझे एक पुरानी स्टोरी याद आ रही थी, किसी की बताई हुई, कि राजा थे। राजा ने बहुत नाम फेम सब कुछ कमाया, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, और फिर खूब बढ़िया तरह से महल दुमहल सब कुछ थे। 3 शादियां की, 3 रानियां थी उनकी, सभी एक से बढ़कर एक थी। 3 दिन तो जब काफ़ी उनकी एक एज, जब एक इंसान का दिल जब आता है ना कि बस अब बहुत हो गया, तो राजा ने सोचा कि अब राजपाट को सबको छोड़ करके ना अब कुछ किया जाए कि अब शांति से, जैसे एक संन्यास आश्रम में चले जाते हैं उस तरीके से। तो उस तरीके से राजा साहब ने सोचा कि मैं जंगल चला जाऊंगा, प्रभु का नाम लूंगा और वहाँ कुछ ऐसा मतलब सत्कर्म करेंगे जो इन ऐशो आराम से दूर, एक रियल जिंदगी की तलाश में। अब राजा ने तो सबसे पहले अपनी जो सबसे प्रिय रानी थी, सबसे छोटी रानी थी, जिससे सबसे बाद में शादी की, तो उनसे पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी, मेरा ऐसा विचार बन रहा है। तो रानी बहुत प्यार करती थी, राजा बहुत प्यार करते थे रानी को। तो रानी तुरंत वो बोली कि देखिए मैं तो यहीं पर रहूंगी, मैं आपके साथ क्यों चली जाऊंगा। आपने मुझसे शादी की, इतना बड़ा धन वैभव सब कुछ मैंने देखा, और आपके साथ में मैं आई तो वहां जंगल में मैं आपके साथ जाके क्या करूं। तो रानी ने सिरे से नकार दिया, सबसे छोटी रानी ने। उसके बाद राजा जब अपनी दूसरी रानी थी, बीच में मझली रानी जो थे, उनके पास गए और उनसे भी यही क्वेश्चन किया कि देखो रानी, मैं अब जंगल में जाना चाहता हूँ और कुछ दिन अपने प्रभु का भजन करके और इस तरीके की जीवन अपना व्यतीत करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। तो बीच वाली रानी भी सोच करके बोली कि नहीं राजा साहब, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा पाऊंगी। देखिए आप यहाँ रहते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, हर तरीके से दूंगी। हाँ, मैं इतना कर दूंगी कि अगर जब आपका अंतिम टाइम अगर होगा तो मैं आपका जो करना होगा वो मैं कर दूंगी, बस। उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राजा साहब को बड़ा अफसोस हुआ और चलने लग गए, तो अचानक ही सामने से कोई खड़ा हुआ था उनके। तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा झुर्रीदार चेहरा और सिंपल, बिना किसी गहनों के, और एक कोई शख्सियत उनके सामने थी। वो थी उनकी सबसे पहली वाली रानी, जिसके बाद उन्होंने वो दोनों शादियां की थी। और सबसे पहली वाली रानी जो थी पूरी तरह से सजग होकर आगे आकर के बोली, राजा साहब जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी चलूंगी, आपके पीछे पीछे ही मेरा स्थान है। तो तब राजा साहब ने देखा कि हाँ, वो सबसे पहली रानी जो थी उनकी, जिसने ना कोई गहना पहना हुआ था, ना किसी वो उस टाइप के वेशभूषा या पोशाक में थी कि जिससे रानियों जैसा वैभव झलक रहा हो। वो सिंपल तरीके से राजा के साथ में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो राजा साहब के समझ में आया कि हाँ, वाकई में ही लाइफ क्या है, असल में जिंदगी क्या है। जिंदगी ये थी कि जो तीनों रानियां थी ना, वो 3 रूप थे राजा के साथ में। सबसे पहला रूप जो था वो अलग था, दूसरा रूप अलग था और तीसरा रूप अलग था। जो सबसे तीसरा नंबर की रानी ने मना किया था, जिसने जाने के लिए, वो धन दौलत ऐशो आराम जिसके पीछे हम भागते हैं ना, वो हमारा साथ देने वाला कभी नहीं है। ये राजा साहब के समझ में आ गया कि जिस ऊपरी चकाचौंध जो होती है ना, वो
तीसरी रानी के रूप में थी, और दूसरी रानी के रूप में वो दोस्त थे जो हमारे साथ लाइफ में हमारे एंजॉय के टाइम पर, हमारे टाइम पर खड़े तो होते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हमारी जिंदगी में हमारा आगे तक वो पूरा साथ दे दें, दोस्त बस उतना तक ही साथ देंगे क्योंकि वो दोस्त हैं, दोस्ती की तरह से। तो वो हुए दोस्तों की जगह, उन दोस्तों की जगह खास करके जो दोस्त त्यागी नहीं होते, उन दोस्तों की जगह से वो दूसरी रानी जो थी। और सबसे पहली रानी जो थी, तब राजा साहब के समझ में आया कि पहली रानी तो उनकी आत्मा है, वो उनकी आत्मा थी। आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा साथ देती है, और आत्मा जो कहती है ना वही सच होता है। तो ये तीनों बातें अलग अलग थी और राजा साहब के समझ में आ गई। तो ये स्टोरी एक देखिए कितनी बड़ी सीख दे देती है हमें कि हाँ, किस तरह की दुनिया है, क्या है। और जब स्टोरी की बात चली है ना, तो एक और मेरे स्टोरी याद आ रही है कि जब हम आपस में कोई भी दो लोग होते हैं और कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी होता है मामला किसी भी बात को लेकर के, तो बीच में क्या होता है, किसी ने समझाया है कि टॉलरेंस पावर काम आती है, हमारी सहन शक्ति काम आती है। जी नहीं, टॉलरेंस पावर एक लिमिट तक होती है। इंसान उस टॉलरेंस को जब खो देता है आकर के, वो टॉलरेंस पावर भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जो स्थान लेती है ना, अगर टॉलरेंस नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, वो होती है हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट और प्यार तो साथ में होना ही चाहिए, तब जाके काम बनता है। तो इसी से संबंधित एक स्टोरी में एक और सुना रही हूँ कि ऐसा था कि एक सज्जन अचानक ही, एक वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और एक सज्जन धड़धड़ाते हुए चैम्बर के अंदर आए और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और पेपर्स उनके साथ में थे। और उन्होंने कहा, वकील साहब आप मेरी तुरंत देखिए, मुझसे बात करिए और मेरा काम करिए। अब वकील साहब ने तुरंत ही उनको देखा, उनको मतलब समझा कि बहुत ज़्यादा परेशान हो। उन्होंने कहा प्लीज़ आप शांति से पहले बैठिए। वकील साहब ने उनको पानी वानी पिलाया अच्छे से, उनको कहा प्लीज़ 5 मिनट के लिए आप शांत बैठिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, सब कुछ होगा, आप मुझे पेपर्स दे दीजिए और आप बिल्कुल एकदम शांति से बैठिए। अब वकील साहब ने उनके पेपर्स लिए, उसके बाद में उनका कुछ अध्ययन किया और कुछ बात को सोचा समझा, सब जब उनके बारे में सब जान गए तो वकील साहब ने उनसे फिर बात करनी शुरू की कि सर आप जो है जिस काम के लिए आए हैं वो मैं समझ गया हूँ, और आप अपने भाई के, अपने छोटे भाई के काम से आए हैं। आपका छोटा भाई जो आपसे काफ़ी छोटा है और जिसके आपके पेरेंट्स के बाद में आपने उसको पूरी तरह से संभाला, उसको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि उसको एक बार उसको चोट लग गई तो आप अपने कंधे पर लेकर 5 किलोमीटर उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़े और आपने उसको अपना ब्लड दिया। आपने अपनी छोटी छोटी कमाई को दरकिनार, मतलब एकदम अपनी इच्छाओं को दरकिनार करके उसके ऊपर, उसकी पढ़ाई के ऊपर लगा दिया। उसके लिए पूरी तरह से आप इतने समर्पित हो गए अच्छी तरह से। और यहाँ तक कि आपने जब वो बीमार हुआ तो आपने अपनी एक किडनी उसको दे दी। वही मैं सच कह रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं उसी भाई के केस के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आगे भाई नौकरी के लिए चला गया, उसकी बाहर अच्छी जॉब लग गई और जॉब के बाद में उस भाई ने वहाँ एक फ्लैट खरीदा काफी, और आपसे कहा कि उसने लोन लिया है और लोन उसको चुकता करना है, इसलिए वो प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी मांग रहा है, जो आपके पास में प्रॉपर्टी अपनी होगी पेरेंट्स की थोड़ी बहुत। उसने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए वकील साहब क्या मैं उसके फ्लैट पर तुरंत स्टे लगवा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कतई भी मैं मान्य नहीं करूँगा। मैंने उसके लिए, आपने देखा मैंने उसके लिए कितना किया, इतने से लेकर इतना किया, और आज वो मुझसे हिस्सेदारी मांग रहा है। मैंने कभी हिस्सेदारी नहीं समझी और मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वकील साहब ने उनसे कहा, पानी वानी पिला करके कहा कि आप मेरे पास में अब कल आना, आप आज जाइए, मैं आपका जो हो प्रबंध है ना वो मैं कर रहा हूँ। अब उस समय उनको भेज दिया और वकील अगले दिन उसी टाइम पर जब वो आए वकील साहब के पास, तो वकील साहब ने उनसे कहा
कि सर आप ये बताइए, आपने अपनी जान, मान, धन सब कुछ दांव पर लगाकर अपना वो कीमती समय आपने अपने भाई को बड़ा करने में जब लगाया, तो क्या आपको क्या मिलता था? उसने कहा, मुझे, मेरा छोटा भाई था, मुझे बहुत सुख मिलता था, मैं उसके लिए करता था, ये मेरा धर्म था और मैंने उसके लिए किया और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तब उन्होंने कहा कि आप आज उसके फ्लैट के, एक छोटे से फ्लैट की कीमत के लिए हिस्सेदारी ना करने पर उसके फ्लैट के ऊपर स्टे लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने पूरी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने पैसे को नहीं समझा, अपने समय को नहीं समझा। आज आप इतने उग्र क्यों? क्या समय बदल गया है? क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ? वो भाई वही है आपका। आपने तब उससे उम्मीद की थी कि वो आपको किडनी, जब आपने किडनी दी थी तो वो आपको किडनी दे देगा? क्या आप इस उम्मीद में काम कर रहे थे? उसने कहा, नहीं, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। जब आपने उसको पढ़ाया था और अपना पैसा दिया था, तब आपने उम्मीद की थी? नहीं, उसने कहा था कि मैं हमेशा इसके लिए खड़ा रहूंगा। तो आज आप उसके लिए उस फ्लैट के ऊपर स्टे क्यों चाहते हैं? उसको जाने दीजिए। आपने जो त्याग किए हैं ना, वो उस फ्लैट की उस कीमत के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसके ऊपर स्टे लगवा दिया, जो आपकी जो पिछली सारी की हुई है ना, वो उस स्टे के आगे तो कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ भी कीमत नहीं है अगर आप कीमत निकालने लग जाएंगे। अभी आप देख लीजिए, ये सुनना था कि वो शख्स जो थे चुपचाप वहां से उस समय फिर चले गए और वकील साहब के पास में वो 3-4 साल के बाद फिर आए और कहने लगे, वकील साहब, आपने जो मुझे समझाया था ना, वो मेरी ऐसे समझ में आया, इस तरीके से आया कि मैं जिसे टॉलरेंस समझ रहा था कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, अब नहीं होगा मुझसे, कि वो चला गया और अचानक ही जब उसकी शादी हो गई, उसने फ्लैट ले लिया और वो फ्लैट के लिए अपने आपसे थोड़ा सा वहां से हिस्सेदारी मांगने लगा। तो आपने कहा, मैं सब कुछ पानी फेर दूंगा, मैं इसको ये फ्लैट ही नहीं लेने दूंगा। देखिए, अब वो जो था शख्स कहने लगे कि ये देखिए मेरा बेटा, उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था, ये बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी जॉब में आ गया है इस समय पर, और मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ काम भी मेरा चल रहा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। और मेरे भाई ने भी वो फ्लैट ले लिया था, उसके बाद उसने भी बहुत माफ़ी मांगी और उसने वो सब कुछ स्वीकार किया कि जो कुछ वो चल रहा था, जब मैंने उसको माफ़ कर दिया तो उसको भी बहुत, उसने मेरे आगे आके माफ़ी मांगी और मेरे भाई से बहुत अच्छे मेरे टर्म्स हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। ये मैं क्या करने जा रहा था उस समय, ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं था। वकील साहब ने भी कहा कि हाँ, आप जैसे महान शख्स जो इतना सब कुछ करते हैं, उतना तुच्छ कार्य करने पर किस लिए उतारू हो गए? वो कुछ भी नहीं था आपके उन महान कार्यों के आगे। तब उन सज्जन ने काफ़ी माफ़ी मांगी कि मुझे उस समय पता नहीं क्या हो गया था और आज मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैंने वो अपने आप को उस गलत और नीच कार्य करने से अपने आप को रोक लिया। तो ये होती है रिश्तों की एक ताना और बाना जो होता है ना, कि रिश्तों में म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लव कितना मायने रखता है। तो यही सब जो कहानियां हैं ना, हमें यही सिखाती हैं और मोटिवेट करती हैं, हमारी लाइफ को मोटिवेट करती हैं कि कभी कभी हम कितना अपनी टॉलरेंस पावर को खो देते हैं और उसमें कितना क्या से क्या डिसीजन लेने लगते हैं। और थोड़ी देर का उबाल होता है ना, आप सोच कर देखिए। आप हमेशा इंसान सोचता है मैं ही क्यों, लेकिन अगर ये सोचना बंद कर देंगे ना, तो तब देखिएगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज की ना मेरी इन रिश्तों के ताने वाने में यही थोड़ी सी छोटी सी आप लोगों से मुलाकात और मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा। और आगे की स्टोरी मैं फिर लेकर आऊँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे स्टोरी सुनाना, स्टोरी सुनना, स्टोरी पढ़ना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।